अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा, मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग में खुशामदीद कहती हूँ। जी स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन बायोटेक्नोलॉजी अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, पहले हमने यीस्ट की इंपॉर्टेंस पढ़ ली कि यीस्ट को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब हम बैक्टीरिया की बात करेंगे कि बैक्टीरिया को हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है कि बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज़म को इस्तेमाल करना, और इस्तेमाल करके ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज़म को इस्तेमाल करते हैं और उससे ऐसी प्रोडक्ट्स बनवाते हैं, ऐसी चीज़ें बनवाते हैं जो इंसानियत की खिदमत के लिए काम आती हैं। ठीक हो गया, तो ये बायोटेक्नोलॉजी है। तो हम बैक्टीरिया से कैसे काम ले रहे हैं, अब हम बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। वो कहते हैं बैक्टीरिया जो है ना बड़े ही ज़रूरी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। माइक्रो मीन स्मॉल ऑर्गेनिज़म इन लिविंग थिंग्स। ये वो लिविंग थिंग्स हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, हमें इस आंख से नज़र नहीं आती। तो बैक्टीरिया आपको नहीं नज़र आती, आपके इर्द गिर्द हज़ारों बैक्टीरिया मौजूद होंगे, आपकी स्किन के ऊपर इतने बैक्टीरिया बैठे होंगे जो आपको नज़र नहीं आ रहे। तो क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप से नज़र आएंगे, तो इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहते हैं। तो बैक्टीरिया क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, और इनको बायोटेक्नोलॉजी में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ वजूहात हैं। तो ये आपने वजूहात याद कर लेनी है, 3 वजूहात हैं। ठीक है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि वाई बैक्टीरिया जो है आर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। पहली बात, ये सिंपल है। सिंपल का मतलब इनका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है। कैसे? मतलब सिर्फ ये सेल वॉल है, बाहर अंदर सेल मेम्ब्रेन है, बस ये बैक्टीरिया है। बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सादा सा स्ट्रक्चर है। दूसरा, फास्ट ग्रोइंग, बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट करते हैं। जिस तरह 20 मिनट में ये बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाएगा, फिर अगले 20 मिनट में ये बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाएगा। तो बहुत थोड़े से टाइम में आपको लाखों बैक्टीरिया मिल सकते हैं। तो अगर मैं इन बैक्टीरिया में अपनी मर्ज़ी की चीज़ें बनवाना चाहूँ, तो वो भी जब इस बैक्टीरिया से मैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ बनवा रही होंगी, तो वो भी मुझे थोड़ी सी बिल्कुल टाइम में लाखों की तादाद में मिल जाएगी। तो देखें कितने फ़ायदेमंद है। और तीसरी बात ये है, कैन ईज़िली एक्सेप्ट न्यू जेनेटिक मटीरियल। जो बाहर से हमने जेनेटिक मटीरियल डालना है, बाहर का जो डीएनए डालना है, वो आराम से इनके अंदर चला जाता है, आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस, ज़्यादा मज़ाहमत शो नहीं करते। जी स्टूडेंट, इसका ये मतलब है कि देखिए आपका बैक्टीरिया होता है ना, ये आपका खूबसूरत सा बैक्टीरिया है। बाहर सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है। अब आपको पता है कि बाहर से, फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने आपको इस चैप्टर का जब इंट्रोडक्शन समझाया था तो उसमें एग्जांपल दी थी डायबिटीज़ मेलाइटस वाली। हमने डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए इंसुलिन बनवानी है। तो कैसे इंसुलिन बनाते हैं कि ये मेरा सेल है, ठीक है, मेरे सेल के अंदर न्यूक्लियस है, जाहिर सी बात है, उसके अंदर क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे इंसुलिन जीन पड़ी हुई है। ठीक हो गया, उस इंसुलिन जीन को हम निकाल लेते हैं। ये इंसुलिन जीन हमने निकाल ली। ठीक हो गया, ये वो इंसुलिन जीन है, ये वाली सपोज कर ले इतनी। इस इंसुलिन जीन को हमने बाइंड निकाल लिया। इस इंसुलिन जीन को हम बैक्टीरिया में डालेंगे और बैक्टीरिया से कहेंगे अब इस इंसुलिन जीन के मुताबिक मुझे इंसुलिन प्रोटीन बना कर दो, तो बैक्टीरिया बना के देगा। ठीक हो गया, तो कैसे डालेंगे आपको पता है। बैक्टीरिया के अंदर अपना छोटू सा प्लाज्मिड होता है। इस प्लाज्मिड को पहले मैं बाइंड निकालूंगी। इस प्लाज्मिड को ऐसे करके थोड़ा सा कट करूँगी। कट करने के बाद ये जो मेरी इंसुलिन वाली जीन है, जीन मतलब डीएनए, वो बैक्टीरिया के इस प्लाज्मिड के डीएनए के साथ जोड़ दूँगी। प्लाज्मिड भी क्या है? डीएनए है, कुछ भी नहीं है, ये डीएनए है सारा। तो ये मेरा डीएनए, ये बैक्टीरिया का डीएनए। ठीक हो गया, तो इस तरीके से मैं अब ये वाला जो प्लाज्मिड है, ठीक है, जिसके अंदर मेरा डीएनए भी मौजूद है, वो बैक्टीरिया में दोबारा वापस डाल दूँगी। तो इसको हम दोबारा बैक्टीरिया में वापस डाल देते हैं। तो इस तरीके से अब ये जो बैक्टीरिया है, अब मैं इसको कहूँगी ये ऐसा बैक्टीरिया है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जेनेटिकली मॉडिफाइड का क्या मतलब है? नाम से आपको पता लग रहा है, अल्फाज पे गौर करें। जेनेटिकली मॉडिफाइड, मॉडिफाई मतलब चेंज करना, चेंज कर देना, तब्दील कर देना। ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसका जेनेटिक मटीरियल मतलब जिसका डीएनए मॉडिफाई कर दिया है, मैंने चेंज कर दिया है, मैंने अपनी मर्ज़ी से चेंज कर दिया है। मैंने इस बैक्टीरिया के डीएनए में अपनी मर्ज़ी से अपना डीएनए डाल दिया है। ठीक है, ये देखें, ये अपना डीएनए इस बैक्टीरिया के डीएनए में डाल दिया है। अब ये डीएनए आपको पता है जब काम करता है, कैसे काम करेगा, इसने मैसेंजर आरएनए बनाना है, और फिर मैसेंजर आरएनए से वो प्रोटीन बनेगी। ये कौन सी किस चीज़ का डीएनए था? इंसुलिन का था। तो इंसुलिन प्रोटीन बनेगी। तो ये भर भर के इतनी ज़्यादा इंसुलिन प्रोटीन इस तरह बैक्टीरिया के अंदर बन जाएंगी। तो यही बात उसने लिखी हुई है कि बैक्टीरिया जो होता है, जो जेनेटिक मटीरियल जो मैंने बाहर से डाला, ये देखें, ये जो मैंने अपना डीएनए डाला, बैक्टीरिया ने कोई रेजिस्ट नहीं किया, आराम से एक्सेप्ट कर लिया, वो आराम से बैक्टीरिया के अंदर चला गया। तो ये बात उसने लिखी हुई है। बैक्टीरिया आराम से न्यू जेनेटिक मटीरियल जो होता है एक्सेप्ट कर लेता है, ले लेता है। तो ये 3 चीज़ें जिनकी वजह से बैक्टीरिया को बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आगे वो कहता है कि साइंटिस्ट जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं,
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन आपको पीछे एक्सरसाइज में पूछी हुई है, तो ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है। बुक में नहीं लिखी हुई, मैंने आपके लिए लिख दी है, ठीक हो गया। ये डेफिनेशन आपने इसकी याद कर लेनी है। समझा देती हूँ। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिस तरह बैक्टीरिया जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बन गया, कब? जब इसके अंदर मैंने अपनी मर्जी का डीएनए डाल दिया, ठीक हो गया। देखें, ऑरेंज वाला मेरा डीएनए है, मेरी जीन है, तो जब मैंने अपनी मर्ज़ी का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया तो मैंने बैक्टीरिया को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मॉडिफाई कर लिया, तब्दील कर लिया, तो इसलिए इसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया है। जेनेटिकली मतलब बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटीरियल है, जेनेटिक मटीरियल डीएनए को कहते हैं। तो बैक्टीरिया का डीएनए मैंने बदल दिया, किस चीज़ से बदल दिया? अपने अंदर साथ में डीएनए लगा दिया। तो वही बात लिखी हुई है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसका डीएनए हैज़ बीन चेंज्ड, हमने तब्दील कर दिया है। कैसे तब्दील कर दिया है? एक प्रोसेस से, जिस प्रोसेस को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ये आगे हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस डिटेल में पढ़ना है, ठीक हो गया। अभी आप ऐसे याद कर लें कि एक प्रोसेस होता है जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, उसकी मदद से हमने क्या किया? इस ऑर्गेनिज्म का डीएनए चेंज कर दिया, ठीक हो गया। ये जो सारा प्रोसेस कि मैंने किया ना, इस प्रोसेस को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ये आगे हमने डिटेल में पढ़ना है। अच्छा, नंबर 1, टू, मकसद क्या है? टू ऑब्टेन द डिज़ायर्ड करैक्टरिस्टिक, ताकि जो मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक करैक्टरिस्टिक्स है मैं वो हासिल कर सकूं। जो मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक चीज़ें मैं बनवाना चाहती हूँ वो मैं इस ऑर्गेनिज्म से बनवा सकूं, इसलिए मैंने इस ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल भी आपने देनी है, हमेशा एग्जाम्पल नहीं देंगे कभी पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आपने दे देनी है इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन। आगे मैं आपको पढ़ाऊँगी। एक कॉटन होती है कपास। पहले ज़माने में क्या होता था कि जो कपास की फसल थी ना, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी। क्यों? क्योंकि जो कीड़े मकोड़े थे, इंसेक्ट्स थे, बहुत जल्दी अटैक कर देते थे। किसान बड़े परेशान होते थे, क्या करें। तो फिर साइंटिस्ट ने, बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने क्या किया? एक ऐसी टेक्निक बना दी है कि अब वो जो कीड़े मकोड़े हैं उनके अंदर हमने क्या किया? इस कॉटन के अंदर कुछ तब्दीलियां कर दी हैं। आगे हम देखेंगे, डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ये, ठीक है। अब वो जो कीड़ा मकोड़ा जब इस कॉटन पे अटैक करने के लिए आता है ना, तो बेचारा अटैक करने की बजाय खुद ही इस पर अटैक हो जाता है, ये खुद ही मारा जाता है कीड़ा मकोड़ा, ठीक हो गया। तो इसलिए हमने कहा कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन, मतलब ऐसी कपास जो इंसेक्ट्स को रेजिस्ट करती है, कीड़े मकोड़ों को रेजिस्ट करती है, उनको मज़ाहमत करती है, ठीक है, उनसे अब आसानी से अटैक नहीं होती। तो ऐसी कॉटन जो है हमने इस प्रोसेस से बनाई है। तो ये कॉटन जो है ये भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ठीक हो गया। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की आपने डेफिनेशन कर लेनी है। और साइंटिस्ट क्या करते हैं? आपकी बुक वाला लिख रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिस तरह मैंने इसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है, इसको इस्तेमाल करेंगे। किस लिए इस्तेमाल करेंगे? इससे अपनी मर्ज़ी की चीज़ें बनवाएंगे। जैसा कि मैं इससे अपनी मर्ज़ी की मेडिसिन बनवा लूँ। इंसुलिन मैंने बनवाई, इंसुलिन एक मेडिसिन ही है ना, तो अपनी मर्ज़ी की आप मेडिसिन बनवा सकते हो। जीन स्टडी करने के लिए मैंने कोई बाहर से जीन डाली, ठीक है, मुझे नहीं पता था, सपोज कर लो कोई भी जीन है, मुझे नहीं पता जीन क्या काम करती है, तो वही जीन में बैक्टीरिया में डाल दूंगी तो आराम से मैं उस जीन को स्टडी कर पाऊंगी। अच्छा, ये जीन ये काम करती है, ये प्रोटीन बना रही है, मुझे पता चला, ठीक हो गया। तो जीन को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट जो हैं इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरा, बैक्टीरिया को कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं? बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह के हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया, ठीक हो गया। तो बैक्टीरिया, ज़्यादातर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, हम बैक्टीरिया को बनाते हैं, बैक्टीरिया को ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया इनका सिंपल स्ट्रक्चर है, ये 3 वजूहात की वजह से, ठीक हो गया। तो वही वो कह रहा है कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो बैक्टीरिया को कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं? एक तो मेडिसिन प्रोड्यूस करने के लिए, दूसरा जीन को स्टडी करने के लिए, तीसरा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। तो आगे हम पढ़ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताएं इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या है। आगे हम बैक्टीरिया से और भी बहुत चीज़ें बनाएंगे, वो देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने जैसा कि आपको बताया कि बैक्टीरिया जो होते हैं ना, इनको बायोटेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल करते हैं, इनसे बहुत हम अपनी फ़ायदेमंद चीज़ें बनवाएंगे। दूसरा, इनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड भी करते हैं बैक्टीरिया को, ठीक हो गया। तो 2 उन्होंने फिर अलग-अलग पॉइंट्स लिख दिए हैं। तो पहले हम देखेंगे बैक्टीरिया से कौन सी यूज़फुल चीज़ें बनती हैं जो इंसानियत की खिदमत के लिए काम आती हैं। जी स्टूडेंट्स, वो लिख रहे हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनको वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि बैक्टीरिया से सबसे पहले आपने एंटीबायोटिक्स की हेडिंग देनी है। बैक्टीरिया से हम एंटीबायोटिक्स बनवाते हैं। एंटीबायोटिक्स आपको पता है ऐसी मेडिसिन होती हैं, ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, पीछे हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती हैं, ठीक हो गया। जी स्टूडेंट्स, मेरी राइटिंग थोड़ी बुरी है, इसको इग्नोर करना, क्योंकि शायद आपको पता है डॉक्टर्स की ऐसी राइटिंग होती है। मेरे तो फिर भी समझ आ जाती है, लेकिन जो सीनियर डॉक्टर होते हैं उनकी तो समझ ही नहीं आती है वो क्या लिख रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब एंटीबायोटिक्स जो होते हैं
उनको कहाँ पे ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए या बैक्टीरिया को मारने के लिए। अब आपके जहन में नहीं आया कि बैक्टीरिया ही से, ये देखिए बैक्टीरिया जो हैं उनसे ही हम एंटीबायोटिक्स बनवा रहे हैं। एंटीबायोटिक्स भी तो बैक्टीरिया को ही मारती हैं, तो बैक्टीरिया अपने ही मारने के लिए चीज़ें बनाई जा रहे हैं। अजीब बात नहीं आपको लगी? ये चीज़ मैं आपको थोड़ी सी समझा देती हूँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये देखिए बैक्टीरिया पता क्या करते हैं, बहुत चालाक हैं। जिस तरह के बैक्टीरिया भी छोटी छोटी मखलूक है अल्लाह ताला की जो ज़मीन में रह रही है, ठीक हो गया। तो ये मैंने सोइल बना लिया, अब मिट्टी के नीचे बैक्टीरिया रह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बैक्टीरिया की बात करते हैं। ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है ना बैक्टीरिया का नाम है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपने इसको याद करना है, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये ना, अब ये ज़मीन में रह रहे हैं, आपको पता है ज़मीन में ये भी रह रहे हैं, इनके साथ और भी बैक्टीरिया रह रहे हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया बहुत चालाक हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ज़मीन में आपको पता है एक तो फूड भी लिमिटेड है, खाना भी थोड़ा बहुत ही है, लिमिट अमाउंट में है, और दूसरा स्पेस में लिमिट है, ठीक है। इतनी सी जगह है। अब इस जगह में बैक्टीरिया चाहते हैं हम ही रहें, बस हम ही अपनी रिप्रोडक्शन करते रहें, बस हमारा ही राज हो। तो इन बैक्टीरिया ने क्या करना है, कुछ ऐसी सब्सटेंसेस बनाना शुरू कर देनी है, कुछ ऐसे केमिकल्स बनाना शुरू कर देने हैं कि उन केमिकल्स ने, ये देखें फॉर एग्जांपल इन बैक्टीरिया ने ऐसे छोटे छोटे हथियार बनाना शुरू कर दिए, ठीक हो गया। ऐसे वेपन्स, ऐसे हथियार बनाना शुरू कर दिए, केमिकल्स बनाना शुरू कर दिए कि इन केमिकल से इन्होंने जो और बैक्टीरिया यहाँ पे रहने ना उनको ख़त्म करना शुरू कर देना है। मतलब ये इन केमिकल्स को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया ने बनाना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि जो और बैक्टीरिया ज़मीन में रह रहे हैं, जो मिट्टी में रह रहे हैं, उनकी ग्रोथ को स्टॉप किया जाए या उनको मार दिया जाए। क्यों? ताकि वो जो फूड है वो सारी हम इस्तेमाल कर लें और वो जो सारी जगह है वो भी हमारे हिस्से में आ जाए। ये बैक्टीरिया की स्ट्रेटजी है, ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया ने एंटीबायोटिक्स बनाई है ना, हम इन एंटीबायोटिक्स को ले लेते हैं। हम कहेंगे अब हम इनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि हैं तो वो हथियार ना जो बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अगर ये हम इंसानों को दे दें, तो अगर वही बैक्टीरिया इंसानों के अंदर बीमारी फैला रहे हैं तो ये हथियार उन्हीं के ख़िलाफ़ तो बने हुए हैं, तो ये हथियार आराम से उनको किल कर सकते हैं। तो इसलिए इन एंटीबायोटिक्स को जो बैक्टीरिया से ही बनी है हम उनको इस्तेमाल करेंगे बैक्टीरिया को ही किल करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये इन बैक्टीरिया ने बनाई थी अपने साथी बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो हमने भी क्या किया, हमने उन हथियारों को ले लिया, उन एंटीबायोटिक्स को ले लिया, उनको हम इस्तेमाल करेंगे अपनी जो बीमारियाँ हमारे अंदर पैदा हो रही हैं उनको ट्रीट करने के लिए, ठीक हो गया। वही वो बात कह रहा है, ये जो केमिकल प्रोड्यूस किया है इस स्ट्रेप्टोमाइसिस नामी बैक्टीरिया ने, इस केमिकल को कहते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक हो गया। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ना ये एंटीबायोटिक है, मतलब वही हथियार हैं जो ये बना रहे हैं। ये इसलिए हथियार बना रहे थे ताकि जो अपने साथी बैक्टीरिया हैं उनको ख़त्म किया जा सके, ताकि उनकी फूड, उनकी जो जगह है वो हमारे हिस्से में आ जाए। इनकी ये स्ट्रेटजी थी। तो वही वो बात कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक मिसाल के तौर पर एक स्ट्रेप्टोमाइसिस नामी बैक्टीरिया है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस नामी बैक्टीरिया, इसने स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोड्यूस करनी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। इस स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम ले लेंगे और हम इसको फिर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा पहली बात एंटीबायोटिक बनाते हैं, दूसरी बात बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत से एंजाइम्स बनाते हैं, ठीक हो गया। बैक्टीरिया के अंदर बहुत से एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स आपको पता है क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं जिन्होंने रिएक्शन को स्पीड अप करना होता है। तो बैक्टीरिया जो है, क्या इसके अंदर रिएक्शन नहीं चल रहे? बैक्टीरिया के अंदर भी तो इतने ज़्यादा रिएक्शन चल रहे हैं ना। तो इन जो बैक्टीरिया के अंदर रिएक्शन होते हैं उनके लिए भी अल्लाह ताला ने बैक्टीरिया के अंदर भी एंजाइम्स रखे हुए हैं, रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए, फास्ट करने के लिए, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर भी बहुत से एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। वो एंजाइम साइंटिस्ट निकाल लेते हैं बैक्टीरिया से और इन एंजाइम को इस्तेमाल करते हैं एक तो चीज़ बनाने के लिए, जो पनीर होती है, जो पनीर पिज़्ज़ा वगैरह में भी होती है, वैसे भी लोग इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा डिटर्जेंट्स बनाने के लिए। जी स्टूडेंट्स, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? वॉशिंग पाउडर जो होते हैं ना उनको डिटर्जेंट्स कहते हैं। ये जो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होते हैं, सर्फ वगैरह। अभी जो डिटर्जेंट्स होते हैं ना इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जब हम ये जो सर्फ वगैरह कपड़ों में डालते हैं ना तो कपड़े बहुत अच्छे से धुल जाते हैं। क्यों? फॉर एग्जांपल ये सर्फ है, ठीक है। इस सर्फ के अंदर उन्होंने ना मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स डाले होते हैं, जिस तरह के उन्होंने प्रोटीएज एंजाइम डाला हुआ है। तो अगर बंदे ने कोई गोश्त वाला खाना खाया है या कोई ऐसा गोश्त वाला खाना या प्रोटीन वाला खाना जो था, मान लो ब्लड के स्टेन्स लग गए हैं उसके कपड़ों के ऊपर, क्योंकि आपको पता है ब्लड के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सर्फ के अंदर ना हर तरह के एंजाइम डाले हुए हैं। प्रोटीएज एंजाइम भी डाले हुए हैं इंडस्ट्री वालों ने, लाइपेज एंजाइम भी डाले हुए हैं, अमाइलेज एंजाइम भी डाले हुए हैं। अब अगर तो फॉर एग्जांपल ब्लड के स्टेन्स हैं तो ब्लड के जो स्टेन्स हैं, आपको पता है ब्लड के अंदर प्रोटीन होती है, तो प्रोटीएज ने उसको डाइजेस्ट कर देना है, उसको रिमूव कर देना है उन स्टेन्स को। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसके कपड़ों पे चिकनाई का धब्बा लग गया है, घी गिर गया है, तो
आपको पता है सर्फ के अंदर लाइपेज एंजाइम्स भी हैं। उन लाइपेज एंजाइम्स ने उस घी के डब्बे, जो घी का जो धब्बा लगा हुआ है, जो ऑयल लगा हुआ है, उस ऑयल के ऊपर जाके एक्ट करना है लाइपेज एंजाइम ने। ठीक हो गया। इस ऑयल के ऊपर एक्ट करके इसको आराम से छोटे छोटे उसके पीसेस में तोड़ देना है। जब उसको छोटे स्मॉलर पीसेस में सब तोड़ा जाएगा तो आराम से ये रिमूव हो जाते हैं, आराम से धुल जाते हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से अमाइलेज एंजाइम उन्होंने डाले हुए हैं सर्फ में, डिटर्जेंट्स में। अमाइलेज एंजाइम क्या करते हैं कि अगर आप पर्सन ने कोई ऐसी खुराक खाई थी जिसमें कार्बोहाइड्रेट था, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट वाली उसने खुराक खाई, वो उसके कपड़ों पे गिर गई, तो अब वो अमाइलेज एंजाइम उस चीज़ को डाइजेस्ट करेंगे। वो जो अमाइलेज वाली खुराक है, कार्बोहाइड्रेट वाली खुराक है, उसको डाइजेस्ट करके छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे। एक बार खुराक छोटे छोटे पीसेस में टूट जाए ना तो फिर आराम से वो कपड़े धुल जाते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरीके से कंपनीज जो होती हैं डिटर्जेंट्स बनाती हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने एंजाइम्स डाले होते हैं। और वो एंजाइम्स कहाँ से आए थे? वो बैक्टीरिया से आए थे एंजाइम्स, तो इसलिए बैक्टीरिया इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जा रहा है वाइटामिन बनाने के लिए। विटामिन B12 बैक्टीरिया को हमने, ये बैक्टीरिया के अंदर हम बहुत से विटामिन बनवा रहे हैं, लाइक विटामिन B12 बना रहे हैं। विटामिन B12 कहाँ पे इस्तेमाल होता है? आपके जो रेड ब्लड सेल्स है ना, उनकी प्रोडक्शन में विटामिन B12 का रोल है। ठीक हो गया। ये जो रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, विटामिन B12 होगा तो रेड ब्लड सेल्स सही तरीके से बनेंगे, वरना अगर विटामिन B12 की जिन पेशेंट्स के अंदर कमी होती है ना, उनके अंदर रेड ब्लड सेल्स सही नहीं बनते। पहली बात। दूसरी बात, विटामिन B12 ने न्यूरॉन्स को सही तरीके से काम करने में मदद देनी है। आपको पता, आपका पूरा ब्रेन न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है। चैप्टर नंबर 5 में जो हम पढ़ के आए हैं, तो जो न्यूरॉन्स है ना, वो सही तरीके से जो अपना काम कर पा रहे हैं, विटामिन B12 की मदद से कर पा रहे हैं। तो इतना ज़रूरी है विटामिन B12। तो अगर किसी पर्सन को खुराक में विटामिन B12 नहीं मिल रहा, वो खाना नहीं खा रहा, उसके अंदर विटामिन B12 की कमी हो रही है, तो फिर हम बैक्टीरिया से विटामिन B12 बना लेते हैं और उस पेशेंट को दे देते हैं। उसके बाद साइंटिस्ट जो होते हैं बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं टू क्लीन अप ऑयल स्पिल्स। जो ऑयल गिर गया है, स्पिल कर गया है, मान लो कोई बड़ा सा टैंकर समंदर में जा रहा था, ये इतना बड़ा सी है, कोई टैंकर इतना बड़ा जा रहा था, ठीक है, और टैंकर ऑयल वाले इतने बड़े बड़े, आपको पता है ना बहरी जहाज़ जाते हैं समंदर में, तो वो ऑयल गलती से स्पिल हो गया, गिर गया। अब ये जो ऑयल गिर जाता है ना, स्पिल हो जाता है, लीक हो जाता है समंदर में, तो ये ऑयल जो होता है ना, सारा ऑयल, आपको पता है जब भी ऑयल और पानी को हम इकट्ठे करते हैं ना, मिक्स करने की कोशिश करते हैं, तो तेल की तह पानी के ऊपर एक आ जाती है। कभी आप ये करके देखना। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी पानी है और तेल है। अब ऑयल जो होगा ये सारी एक बहुत मोटी तह बना लेगा पानी की सरफेस के ऊपर। जब इतनी मोटी तह बन जाएंगे ना ऑयल की लेयर, ठीक है, अब ये लेयर जो होगी बाहर से जो ऑक्सीजन अंदर जानी थी ना, उसको ब्लॉक करेगी। जब ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी ना, तो ये मछलियाँ, हमारी खूबसूरत सी मछलियाँ थी बेचारी, जब इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ये हमारी खूबसूरत सी मछलियाँ तो मरना शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो क्योंकि आपको पता है कि ज़िंदा चीज़ों को रहने के लिए ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जब इनको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही, तो ये मछलियाँ बेचारी मर जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये ऑयल की लेयर की वजह से, ये जो ऑयल की लेयर है, तय है, ये जो यहाँ पे एक मोटी सी तय जम गई है, इसकी वजह से। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा? साइंटिस्ट ने कहा इसका हम हल ढूंढ लेते हैं। उन्होंने ऐसे बैक्टीरिया बना लिए जो बैक्टीरिया जाएंगे इस ऑयल की लेयर को ख़त्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया ऑयल को खा लेते हैं, ठीक है, उन्हें ऑयल पसंद है। जब ये सारी ऑयल की लेयर यहाँ से गायब हो जाएगी, तो दोबारा उनको ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगी मछलियों को, और मछलियाँ सही रहना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए वो कहता है कि साइंटिस्ट बैक्टीरिया को इस्तेमाल कर रहे हैं ऑयल, जो गिरा हुआ ऑयल है, ऑयल स्पिल हुआ है, उसको साफ़ करने के लिए, और वेस्ट को, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी साफ़ करने के लिए एक प्रोसेस के ज़रिए से, उस प्रोसेस को बायोरेमिडिएशन कहते हैं। ये आगे हमने डिटेल में बायोरेमिडिएशन पढ़ना है। ये बार बार आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेंगे डिफाइन बायोरेमिडिएशन, लेकिन आगे भी लिखा हुआ है, तो आगे हम डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद फूड इंडस्ट्री में बैक्टीरिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। कहाँ पे? आपको पता है, मैंने पीछे बताया था, जब दही बनाते हैं, कैसे बनाते हैं दही? हल्का सा गर्म दूध कर लिया, गर्म दूध के अंदर आपने जाग डाल दी, जो पहले से जाग होती है। जाग मतलब वो थोड़ी सी जो पहले दही, पुराना दही पड़ा होता है ना, वो डाल देते हैं। वो जो पुराना दही आपने डाला ना, उस पुराने दही के अंदर आपके लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया थे, ठीक है, यानी कि हम बैक्टीरिया डाल रहे हैं दरअसल दूध में। ठीक हो गया। अब वो बैक्टीरिया जाएंगे दूध में, और जाके जो दूध के अंदर लैक्टोज शुगर होती है दूध के अंदर, उस लैक्टोज को कन्वर्ट कर देंगे लैक्टिक एसिड के अंदर, ठीक, और लैक्टिक एसिड तो दही है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से दही बनती है। एक्चुअली जो आप जाग डाल रहे होते हैं ना, अक्सर आपने सुना होगा, आपकी अम्मियाँ कहती हैं कि जाग ला दो मुझे, मैंने दही बनानी है, तो वो जाग में एक्चुअली खूबसूरत से बैक्टीरिया तैर रहे हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये अच्छे बैक्टीरिया, इनको बुरा नहीं समझना आपने। ठीक हो गया। सारे बैक्टीरिया बुरे नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया बहुत अच्छे भी होते हैं। जिस तरह ये बैक्टीरिया देखें कितने अच्छे हमारे लिए कितनी चीज़ें बना रहे हैं। फूड इंडस्ट्री में बैक्टीरिया से हम
बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया ये? इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टो मतलब लैक्टोज के ऊपर काम कर रहा है, इसलिए इसको लैक्टोबैसिलस, ठीक है। बैसिलस का मतलब है इस बैक्टीरिया की ऐसी शक्ल होती है, इसलिए इसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं। इनको इस्तेमाल किया जाता है दही बनाने के लिए और पनीर बनाने के लिए। कैसे? मिल्क की फर्मेंटेशन करके इन्होंने मिल्क के ऊपर एक्ट करना है, मिल्क में लैक्टोज शुगर के ऊपर, और बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का क्या मतलब है? ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं कर रहे बैक्टीरिया, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, ठीक हो गया। तो इन्होंने बैक्टीरिया ने लैक्टिक एसिड बना देना है, दही बना देना है, तो वो जो दही आप मज़े से खाते हो उसमें भी बैक्टीरिया का रोल है। तो इस तरीके। और दूसरा अगला पढ़ लेते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन में बैक्टीरिया कैसे रोल प्ले कर रहे हैं साइंटिस्ट। स्पेशल स्ट्रक्चर। अच्छा, जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब है मैंने बैक्टीरिया के जेनेटिक मटीरियल को मॉडिफाई कर दिया। जिस तरह से बैक्टीरिया की अगर मैंने जेनेटिक मॉडिफिकेशन करनी है तो कैसे करूँगी? मैंने बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है, जिस तरह मैंने आपको पिछले टॉपिक में समझाया है। इसलिए लेक्चर स्टार्ट से देखा करें, क्योंकि कुछ बातें मैं पीछे बता देती हूँ, वो आगे बताने का, आगे डिटेल से दोबारा बताने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, लेक्चर फिर लंबा होना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये जेनेटिक मटीरियल बैक्टीरिया का जो डीएनए हमने मॉडिफाई कर दिया है, चेंज कर दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी की जो इंसुलिन जीन थी वो इसमें डाल दी है, तो इसलिए बैक्टीरिया अब जेनेटिकली मॉडिफाई हो गया है। तो वो कहते हैं कि साइंटिस्ट जो होते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं जिनको प्लाज्मिड्स कहते हैं। प्लाज्मिड क्या है? छोटू सा ये प्लाज्मिड है, गोल गोल वाला, ये प्लाज्मिड है। ये भी बैक्टीरिया का डीएनए ही है, ठीक हो गया। ये कैसा होता है आपको नज़र आ रहा है? स्मॉल लूप ऑफ डीएनए, गोल गोल सा स्ट्रक्चर है, लेकिन है डीएनए ही, लूप की शक्ल में, फाउंड इन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। साइंटिस्ट ने क्या करना है? इस प्लाज्मिड को इस्तेमाल करना है एज कैरियर के तौर पर। छोटे ये देखें, साइंटिस्ट ने क्या किया? बैक्टीरिया के अंदर से प्लाज्मिड निकाला, उस प्लाज्मिड के साथ में अब मेरी वाली जो इंसुलिन जीन थी वो जोड़ दी, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड कैरियर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, कैरियर कह लो, आगे जाके लफ्ज़ वेक्टर इस्तेमाल हुआ है, वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। कैरियर मतलब उठा कर लेके जाने वाला, कैरी करके लेके जाने वाला, किसको? इस इंसुलिन जीन को, मेरे वाले डीएनए को, इसलिए इसको कैरियर कह रहे हैं या वेक्टर कह रहे हैं, ठीक हो गया। तो कैरियर के तौर पर साइंटिस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ताकि जो न्यू जीन्स है वो बैक्टीरिया सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा सकें, एंटर करा सकें। देखें, इस प्लाज्मिड की मदद से ही तो जो मेरी न्यू वाली जीन थी वो बैक्टीरिया के अंदर हमने इंट्रोड्यूस कराई, डाली। अच्छा, इस तरीके से हमने बैक्टीरिया को मॉडिफाई कर लिया है, चेंज कर लिया है। अब ये जो मॉडिफाइड बैक्टीरिया है, ये इसके अंदर जो इंसुलिन जीन जा चुकी है, इंसुलिन जीन ने काम करना है, जीन ने मैसेंजर आरएनए बनाना है। क्योंकि जीन क्या है आपको पता है? डीएनए का टुकड़ा ही है, डीएनए है, ठीक है। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, और मैसेंजर आरएनए से आपको पता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस से प्रोटीन बनती हैं। ये हम इनहेरिटेंस में पढ़ के आए हैं, ट्रांसलेशन क्या होती है। अच्छा, प्रोटीन बनेगी, ये सारी इंसुलिन प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन जीन मेरी डाल दी गई है। तो इस तरीके से मैंने प्रोटीन बनाना शुरू कर दी बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। इस तरह मॉडिफाइड जो बैक्टीरिया है प्रोटीन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा फ्रॉम दैट फॉरेन जीन, उस फॉरेन जीन से। फॉरेन जीन वो जीन जो मैंने बाहर से डाली है। जिस तरह फॉरेन लोग जो हमारी कंट्री में आते हैं, उन्हें फ़ॉरन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बाहर के मुल्क से आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो फ़ॉरन जीन, जो बाहर से कोई जीन अंदर डाली गई है, जिस तरह ये वाली जीन फ़ॉरन जीन है क्योंकि बाहर से बैक्टीरिया के अंदर डाली है। तो वो कहता है कि जब ये फ़ॉरन जीन हमने बैक्टीरिया के अंदर डाली तो इस बैक्टीरिया ने उस जीन से हमारी मर्ज़ी की जो प्रोटीन थी वो बनाना शुरू कर दी। तो इस तरह बैक्टीरिया हमारे लिए, देखें, हमारे लिए, हमारी खिदमत के लिए चीज़ें बना रहे हैं। अब ये मेथड, इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या क्या बनवाना शुरू कर दिया बैक्टीरिया से? एक तो मैंने बैक्टीरिया से इंसुलिन बनाना शुरू कर दी, ह्यूमन इंसुलिन। मकसद क्या है? ताकि जो मैं शुगर है उसको ट्रीट कर सकूं, डायबिटीज़ को ट्रीट कर सकूं। पीछे पैनक्रियाज वाले टॉपिक में पढ़ा था हमने कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के अंदर इंसुलिन की तो कमी थी, तो वही इंसुलिन मैंने इस तरीके से बना ली, ये इंसुलिन सारी बन गई, और वो अब ये इंसुलिन मैं डायबिटिक पेशेंट को दे दूँगी इंजेक्शन में भर भर के। दूसरा वो कहता है कुछ बच्चों के अंदर ग्रोथ डिसऑर्डर्स होते हैं, ये भी हमने पिट्यूटरी ग्लैंड वाले टॉपिक में पढ़ा था, याद है आपको? एक होता है, बीमारी होती है जिसको ड्वार्फिज्म कहते हैं। ड्वार्फिज्म में ग्रोथ हार्मोन जितना बनना था उतना नहीं बन पाया, जिसकी वजह से बच्चे का कद छोटा रह गया, बच्चे की ग्रोथ ही नहीं हुई। तो अब इन बच्चों को क्या कसूर है? अगर एक बच्चा बेचारा छोटा रह गया है, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये बच्चा इतना उसका कद होना चाहिए था, छोटू सा कद रह गया है, तो ये बेचारा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इसको मास्टर में डिसहार्ट होकर रह जाएगा। तो इसलिए हमने इसके लिए साइंटिस्ट ने ग्रोथ हार्मोन बनाना शुरू कर दिया। कैसे बनाना शुरू कर दिया आपको पता है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। ये देखें, ये मेरा सेल है, ये मेरा वही सेल है, कौन सा? जी स्टूडेंट, ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड की आपको पता है 2 लोब्स, एंटीरियर पोस्टीरियर। जो एंटीरियर लोब होती है ना वो ग्रोथ हार्मोन बनाती है। एंटीरियर लोब के अंदर भी एक्चुअली कैसे ग्रोथ हार्मोन बनता है ये मैंने आपको बताया था जब ये टॉपिक पढ़ाया था कि एंटीरियर लोब ऐसे करके, इसके अंदर सेल्स पड़े हुए हैं,
ठीक है। कौन से सेल्स? ये वो सेल्स हैं जिन्होंने ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करना है। और ये सेल्स कैसे ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, मैं थोड़ी सी बात अभी आपको समझा देती हूँ। ये देखें, फॉर एग्जांपल ये वही सेल है जिसने ग्रोथ हार्मोन बनाना है, इसको मैंने बड़ा करके बना दिया है। इस सेल के अंदर भी एक्चुअली आपको पता है बाकी सेल की तरह इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, ठीक है। तो क्रोमोसोम के ऊपर सपोज कर लो ये जीन है, ठीक हो गया। ये जो जीन है ना, इस जीन ने क्या करना होता है, ग्रोथ हार्मोन बनाना होता है। कैसे बनाना होता है, कैसे ग्रोथ हार्मोन बनेगा मुझे बताएं। ये जीन है, इस जीन से पहले मैसेंजर आरएनए बनेगा, ये मैसेंजर आरएनए बाहर जाएगा और जाके प्रोटीन बनाएगा। ये प्रोटीन ही तो एक्चुअली ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो जीन थी ग्रोथ हार्मोन बनाने वाली जीन थी, तो उस जीन ने ग्रोथ हार्मोन बनाया। अब ये सारा ग्रोथ हार्मोन बन चुका है, ठीक हो गया। अगर ये बच्चा बेचारा जो मेरा है, ये इस बच्चे बेचारे के अंदर अगर कद छोटा रह गया है तो इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? तो क्या पता इस बच्चे बेचारे की जीन ख़राब हो, ठीक है। तो मैं अगर इसके अंदर ये जीन डाल दूँ, बाहर से इस जीन को निकाल दूँ और इस जीन की बजाय एक नई जीन डाल दूँ, ये भी कर सकती हूँ। या दूसरा तरीका मैं ये कर सकती हूँ कि बाहर से, ठीक है, मैं बाहर से ग्रोथ हार्मोन बना लूँ और बना के इस बच्चे को दे दूँ, इस बच्चे के अंदर डाल दूँ ग्रोथ हार्मोन की, इसको इंजेक्शन लगा दूँ, तो फिर भी इस बच्चे की ग्रोथ हो सकती है। अब वो ग्रोथ हार्मोन मैं कैसे बनाऊँगी मुझे बताएं। मैं क्या करूँगी, एक नॉर्मल बंदा लूँगी, उस बंदे की जो ग्रोथ हार्मोन वाली जीन है ना, उस जीन को निकाल लूँगी उसके सेल से, ठीक हो गया। सेल से वो जीन निकाल के वो जीन बैक्टीरिया में डाल दूँगी। सपोज कर लो ये वो जीन है ग्रोथ हार्मोन वाली। अब ये ग्रोथ हार्मोन वाली जीन जब जाएगी तो ये ग्रोथ हार्मोन बनाना शुरू कर देगी, क्योंकि इस जीन का ये जीन मैंने नॉर्मल बंदे के लिए है, ये सही जीन है, तो इस जीन ने भर के ग्रोथ हार्मोन बनाना शुरू कर देना है। और ये ग्रोथ हार्मोन जो है मैं लूँगी इंजेक्शन में भर के, इस बच्चे को अगर दे दूँ तो बच्चे की ग्रोथ नहीं हो जाएगी क्या? तो इस तरीके से देखें, मैंने बैक्टीरिया को इस्तेमाल कर लिया, एक बच्चे को मैंने ठीक कर दिया, उसका जो ड्वार्फिज्म था, उसका जो बोनापन था, वो भी ठीक हो सकता है आजकल, ठीक हो गया। इतनी साइंस ने तरक्की कर ली है, वो भी बायोटेक्नोलॉजी की बदौलत। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आप तैयार कर सकते हो ग्रोथ डिसऑर्डर्स के लिए। और वो देखें, अभी हमने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन तैयार किया और ग्रोथ डिसऑर्डर जो ड्वार्फिज्म है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तीसरा, वैक्सीन हम तैयार कर रहे हैं अगेंस्ट द डिजीज़, बीमारियों के ख़िलाफ़। अच्छा, ये वैक्सीन्स जो होती हैं जी स्टूडेंट्स, इसको हम वैक्सीन को आगे डिटेल में पढ़ेंगे इस तरीके से, ठीक है। वैसे आप इस तरह भी फ़िलहाल याद कर लें कि बैक्टीरिया के अंदर इस तरीके से वैक्सीन्स भी बनती हैं। वैक्सीन क्या होती हैं? ये ना बीमारियों की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं। मतलब अभी एक बंदे को बीमारी हुई नहीं है, लेकिन हमें डर है कि मुस्तकबिल में उसको बीमारी हो ना जाए, तो इसलिए हम उसको वैक्सीन लगा देते हैं। जिस तरह हम डॉक्टर्स हैं, हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, अब पेशेंट के ब्लड के साथ हमारा कॉन्टैक्ट रहता है, ठीक है। अब क्योंकि उनको ज़ाहिर सी बात है सर्जरी वगैरह जब कर रहे होते हैं, कट वगैरह दे रहे होते हैं, इंसिजन वगैरह दे रहे होते हैं, कट वगैरह लगा रहे होते हैं, तो उनका ब्लड निकलता है। तो वो जो ब्लड है, अगर वो मेरे भी कोई कट इस तरह लगाओ तो वो ब्लड मेरे ब्लड के यहाँ पे जा सकता है, अंदर जा सकता है। अगर पेशेंट के ब्लड के अंदर कोई वायरस फिर रहा है तो वो वायरस तो मेरे अंदर भी जा सकता है इस तरीके से, क्योंकि वो जो मेरा कट लगा हुआ था उस कट के ज़रिए से वो पेशेंट का जो वायरस वाला ब्लड था वो इधर लग जाएगा, तो वायरस तो मेरे अंदर भी एंटर हो जाएगा। तो इसलिए हम पहले से वैक्सीन लगवा लेते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, काफ़ी वैक्सीन होती हैं, ताकि अगर वो वायरस मेरे अंदर चला भी जाए तो वो मेरे अंदर जाके कोई मसला ना करे, ठीक है। वैक्सीन का ये काम है कि अगर वो वायरस चला भी जाए तो पहले से ही मेरी बॉडी जाते साथ ही उसको ख़त्म कर दे, ठीक हो गया। अगर वैक्सीन मैं ना लगाती ना तो वायरस जाता, मेरी बॉडी आराम से, मेरा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता, अच्छा वायरस आया है, चलो इस वायरस को मार देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता काम होता। उतनी देर में क्या पता वायरस अपना काम कर जाता जो उसने करना था। तो इसलिए वैक्सीन बनाई जाती है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में मज़ीद वैक्सीन कैसे बनती है, ठीक हो गया। अभी लेक्चर ये मज़ीद लंबा हो जाएगा तो इसको बस ख़त्म करते हैं। अच्छा, वो कहता है कि बीमारियों के खिलाफ इस तरह वैक्सीन बनाई जाती है। इसी तरीके से वो कहते हैं कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर हम न्यू जीन्स डाल देते हैं, प्लांट्स। वो कह रहा है बैक्टीरिया की मदद से हम ना न्यू जीन्स पकड़ के प्लांट सेल्स के अंदर भी डाल सकते हैं। अब जब एक प्लांट सेल है इसके अंदर मैंने न्यू जीन डाल दी, अब ये हो सकता है मैंने ऐसी जीन डाली हो जो जीन इंसेक्ट से लड़ने वाली जीन हो, ठीक हो गया। तो अब ये जो फसल है इसके अंदर इतनी एबिलिटी आ गई है कि कीड़ों से लड़ सकती है। अगर कोई इंसेक्ट इसके ऊपर अटैक करे तो इस फसल को कुछ नहीं होगा। तो मकसद क्या है, ताकि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना सकें, ऐसी क्रॉप्स जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, जिनका डीएनए मैंने बदल दिया है। कैसे बदल दिया है? उसके अंदर कोई और बाहर से मैंने जीन डाल दी है। ये आगे हम डिटेल में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आगे हम बनाएंगे, ठीक हो गया। यही चीज़ आगे डिटेल में आ रही हैं। इधर भी मैं आपको हल्की की डिटेल बता रही हूँ ताकि ये चीज़ें भी आपको समझ आए। आगे भी हम इनको मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैसे बनती हैं। फ़िलहाल के लिए आप इस तरह याद कर लें कि हमने क्या बैक्टीरिया की मदद से हमने प्लांट सेल के अंदर
क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, इसके भी तो सेल हैं, तो इसके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, जो जीन है, उस जीन को मैं बदल दूँ, ठीक है, उस जीन को मॉडिफाई कर दूँ, तो ये जो पौधा है, जो क्रॉप है, अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बन चुकी है। अब ये ऐसी हो सकता है फसल बन गई हो कि ये ज़्यादा पैदावार दे, हमें बीमारियों से लड़ने की इसमें एबिलिटी हो, कीड़ों से लड़ने की एबिलिटी हो, तो कितनी अच्छी फसल होगी, किसान के लिए कितनी फ़ायदेमंद होगी। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने मुमकिन करवा लिया है। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। मैं ये एक्चुअली में पहले पढ़ा चुकी हूँ, ये मैंने लेक्चर पहले बना लिया था, ठीक हो गया। तो बाकी अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।